हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। सो इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, द सल्फर कंपाउंड इन विच द सल्फर एटम हैज़ ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन इन इट्स वैलेंस शेल। वो आप जानते हैं कि सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन जो है जब दो एटम्स के साथ बाइंड करता है तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बिकॉज अगर आप ऑक्सीजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज़ NH2 NP4, मतलब ऑलरेडी उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप जानते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर सल्फ़र सिर्फ 2 बॉन्ड बना रहा है वहीं पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सो आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी सल्फ़र डाइक्लोराइड, बिकॉज वहाँ पे सल्फ़र क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, और वहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो इसके अंदर NO आएगा। ठीक है, NO इज़ अ स्पीसीज जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, और इसी के वजह से ये मॉलिक्यूल डाइमर बनाना चाहता है। ऐसे जनरली वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब होता है कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो NO हैज़ अ टेंडेंसी टू कंबाइन टू फॉर्म डाइमर। ठीक है, NO2 भी बनाता है N2O4, और NO ऑल्सो हैज़ दैट टेंडेंसी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। अब देखिए इसके अंदर ऑब्वियसली जो आंसर है वो केमिकल बॉन्ड आएगा, क्योंकि एटमिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये हर एटम के बीच में जो है एटमिक बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम एटमिक बॉन्ड कह सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज़ योर बॉन्ड दैट डील्स विद द इलेक्ट्रोवैलेंट जो है वो आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है। तो जो सही शब्द है वो केमिकल बॉन्ड है, बिकॉज केमिकल बॉन्ड इज समथिंग जिससे आप ये सारे बॉन्ड्स को एक कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो इसका आंसर आएगा NaNC, बिकॉज NaNC के अंदर यानी सोडियम आइसोसाइनेट के अंदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, और सोडियम और आइसोसाइनेट के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड है। तो इट्स अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ ऑल द बॉन्ड्स। इट इज़ आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड्स की नहीं होती। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना जो जिनके पास लो मेल्टिंग, इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। यस, बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आप बेंजीन को ही देख लो या हाइड्रोकार्बन्स को देख लो, तो वो पानी में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते, बट देयर बॉन्ड्स आर हाईली कोवैलेंट। स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली जब 2 एलिमेंट्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं और उनके बीच का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, राइट, तब जो है हम जो है देखते हैं कि वो कंपाउंड जो बनते हैं उनका नेचर आयनिक होता है, राइट। बट जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट बराबर होता है या बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो इस तरह के कंपाउंड ज़्यादातर कोवैलेंट नेचर के होते हैं। पर ये बात गलत है कि उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। हम जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, they all have a particular geometry, so that is an incorrect statement. The electronegativity of an element is low. The bond formed between 2 identical atoms of the above element, ये just हमने डिस्कस किया, कोवैलेंट आएगा। An element has 8 electrons in the valence shell. Which of the following is correct? देखिए आप जानते हैं कि हर एलिमेंट की ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि कुछ भी करके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, राइट। एंड जस्ट टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या तो वो गेन करता है। अगर उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में तो इट वुड लूज़ इलेक्ट्रॉन, एंड इफ इट हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन 8 इट वुड सॉर्ट ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। सो पर अगर कोई एलिमेंट ऐसा है आपके पास जिसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, इट हैज़ ऑलरेडी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन इट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो वो ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही लूज़ करेगा। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन CuNH3,4SO4, तो देखिए ये एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। तो अमोनिया जो जिसे अमाइन कहा जाता है वो कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो अपना लोन पेयर कॉपर को दे रहा है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, और इसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे बैलेंस करने के लिए बाहर सल्फेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है।
तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कॉपर और अमोनिया एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो बाहर आयनिक बॉन्ड बना रहा है। सो इट इज़ समथिंग दैट हैज़ कोवेलेंट। कोवेलेंट देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के अंदर कोवेलेंट है, कॉपर और अमोनिया के बीच में कोऑर्डिनेट है और इस कॉम्प्लेक्स और SO4 के बीच में आयनिक है। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। कंसिडर द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड बोरॉन इन NH3BF3। अब आप जानते हैं कि जो ये इंटरेक्शन है अमोनिया और BF3 के बीच में, दैट्स एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे अमोनिया जो कि इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है अपना लोन पेयर बोरॉन को देता है जो कि इलेक्ट्रॉन पुअर है। तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन क्योंकि लोन पेयर दे रहा है तो उस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा और बोरॉन क्योंकि लोन पेयर ले रहा है उस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इट शुड बी N पॉजिटिव B नेगेटिव। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो आप जानते हैं दो फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, राइट, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इट शुड बी 1 अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कंटेन्स आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट लिंकेज। मतलब तीनों बॉन्ड की बात की गई है तो वो ऑब्वियसली NH4Cl होगा, बिकॉज NH4Cl बनता कैसे है? NH4Cl बनता है जब NH3HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो NH4 प्लस भी अगर जो है रिएक्ट करे Cl के साथ तो NH4Cl बनाता है। तो NH3 में N और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, NH3 और H प्लस के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है और NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड है, राइट। तो उसके अंदर सारे ही बॉन्ड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो एक बात देखिए, बेसिकली बहुत बार हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, तो कई बार उनका ऑक्टेट पूरा होता है, कई बार उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, एक्सपांडेड ऑक्टेट होता है, डेफिशिएंट ऑक्टेट होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर मॉलिक्यूल या बॉन्ड बनाने का मकसद क्या हुआ? तो इसके पीछे का मकसद होता है टू अचीव अ स्टेट ऑफ मिनिमम रिपल्जन एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन सो दैट यू रीच अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। तो स्टेबिलिटी आपकी मैक्सिमम कब होती है? जब आपकी एनर्जी जो है मिनिमम होती है, तो एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। लेट अस चेक अनदर क्वेश्चन। The correct statement for the molecule CsI3 is it contains Cs plus I minus and lattice I2 molecule. It is a covalent molecule। ये बात गलत है बिकॉज सीजियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। इट कंटेन्स Cs प्लस एंड I3 माइनस एंड इट कंटेन्स Cs प्लस 3 एंड I माइनस एंड। सो ऑब्वियसली ये करेक्ट आंसर होना चाहिए बिकॉज Cs हमेशा क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, तो यहाँ पे Cs का चार्ज +1 है और यहाँ पे I3 -1 उसका चार्ज -1 है। तो ये फॉर्मूला बन सकती है 1:1 की, प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो CsI3 बनेगा। The lattice energy of NaCl is 788 kilojoule per mole. This means that 788 kilojoule of energy is required. Option A, to separate 1 mole of solid NaCl into 1 mole of Na and 1 mole of Cl to infinite distance. To separate 1 mole of NaCl into 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus to infinite distance. To convert 1 mole of solid NaCl into 1 mole of gases NaCl. To convert 1 mole of gases NaCl into and to separate 1 mole of gases NaCl into 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl minus to infinite distance. So ऑब्वियसली आंसर ई आएगा बिकॉज यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस तरह से आप कंसिडर करेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है? आप बॉन्ड को तोड़ते हैं, लैटिस को तोड़ते हैं। तो जो लैटिस है जो कि Na प्लस और Cl माइनस का बना होता है, तो लैटिस को तोड़ने का मतलब है Na प्लस और Cl माइनस को अलग करना। लेकिन आपका जो लैटिस है वो सॉलिड फॉर्म है, तो पहले आप उसको सब्लाइम करते हैं, पहले आप उसको वेपराइज करके गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके कंस्टिट्यूएंट आयन को सेपरेट करते हैं। सो दैट इज व्हाई ई इज द करेक्ट आंसर। Favorable conditions for the formation of electrovalent bond is that cation and anion must। सो आप देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है। और जहाँ तक आयनिक बॉन्ड का सवाल है, हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड के लिए दो बहुत ही सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। एक ऐसा एटम होना चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, आई मीन इट शुड इजीली फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, और सामने एक ऐसा एटम होना चाहिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करे, इट शुड इजीली फॉर्म अ नेगेटिव आयन, राइट। सो वी नीड बेसिकली एटम्स, वन विच हैज़ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड which has high electron gain enthalpy. That's the most ideal condition required for formation of electrovalent bonds or ionic bonds. So it should be low ionization potential and high electron affinity. So answer should be low ionization potential and high electron affinity. Which metal has a greater tendency to form metal oxide? तो वो मेटल्स जो है मेटल ऑक्साइड आसानी से बनाएंगे जिनके ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जैसे आयन को -2 को स्टेबलाइज करने के लिए आपको एक
ऐसा कैटायन चाहिए जो मतलब पोलराइज कर सके सामने वाले एटम को, आयन को, सॉरी। सो आप जानते हैं कैटायन की साइज़ जितनी छोटी होती है उतना ज़्यादा वो पोलराइजेबल होता है, तो इसमें आंसर एल्यूमिनियम आएगा, बिकॉज एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al+3। Among LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2, the compounds which with greatest and least ionic character respectively। तो देखिए ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर नीचे जाने पे देखिए आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एंड विद द डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। सीधी सी बात है, अगर हम अल्कली की बात करें तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर लिथियम का होगा और सबसे ज़्यादा होगा RbCl का, लेकिन यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है और ऑप्शन में BeCl2 भी है, तो BeCl2 लिथियम से भी ज़्यादा कोवेलेंट होता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी बी, बिकॉज RbCl का आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा और BeCl2 का आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लीस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होता है। तो एक बात याद रखिए, BF3 जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। BF2 भी जो है लीनियर होने की वजह से उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये दोनों ही आंसर आएंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो देखिए सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट कब आता है कि जब एक तरफ बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ हो जो +m दिखाती हो और दूसरी तरफ ऐसी स्पीशीज़ हो जो -m दिखाती हो। तो जब ऐसी दो ग्रुप्स बेसिकली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आमने सामने जो है अपोजिट पोजीशंस पे अवेलेबल हों, राइट, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे तो डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बिकॉज NO2 आप देखें यहाँ पे -m दिखाएगा, NH2+m दिखाएगा, तो देयर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर। अब जहाँ तक पोलराइजिंग पावर का सवाल है, मैंने पहले ही जस्ट अभी आपको बताया कि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, सॉरी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटायन। तो जितना छोटा आपका कैटायन होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो इन सब में से आप जानते हैं सबसे ज़्यादा छोटी साइज़ एल्यूमिनियम की होगी, बिकॉज से ध्यान से देखिए, अगर आप आयंस बनाते हैं लाइन से Na+, Mg+2, Al+3, सो दे फॉर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम देखते हैं जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे कैटायन की साइज़ छोटी होती है, और जैसे जैसे कैटायन की साइज़ छोटी होगी उसका पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा। सो दैट्स द रीज़न वाई हियर यू सी कि एल्यूमिनियम जो है वो ये बनाता है, आई मीन इट फॉर्म्स इट हैज़ द मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। Pick up the incorrect statement among those given below. Multiple covalent bonds are shorter than single covalent bond between same set of atom। ये बात सही है कि अगर आप मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी साइज़ छोटी होती है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड से छोटा होता है। और हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरीज इन्वर्सली विद बॉन्ड लेंथ। ये बात भी सही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतना ही छोटा होता है, और जितना वीक होता है उतना ही बड़ा होता है। फिर अब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विल बी सेम। तो ऐसी स्पीसीज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। ये बात गलत है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उससे आपका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो। दैट डजंट मेक सेंस। बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी इज़ रॉन्ग, सी इज़ पॉसिबली राइट, डी इज़ रॉन्ग, बिकॉज बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड क्योंकि वीक होता है तो एंथैल्पी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज सिग्निफिकेंट म्यू इक्वल्स टू नॉट जीरो। तो एक चीज़ याद रखिए, जनरली हम देखते हैं कि जब सेम स्पीसीज बेंजीन रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट एक तरह से कैंसिल हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। पर ये एक्सेप्शन है अल्कोहल के लिए और थायोल के लिए, बिकॉज जो एसएच ग्रुप है उसे हम थायोल कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब दो अल्कोहलिक ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्रॉस में इस तरह से उनका जो है डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से उनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो पाता। तो 3 और 4 ये दोनों ही ऐसी स्पीसीज है जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 3 and 4। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल। अब देखिए इथीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन जिसमें एक पाई बॉन्ड दिया है वो है सी, राइट। अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। तो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि BF3 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। CO2 भी होता है जिसका जीरो होता है। BF2 जो है उसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। Let us just check this question. The compound which will have permanent dipole moment among the following.
अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो ट्रांस मॉलिक्यूल है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, H और H अपोजिट साइड में, Cl और अपोजिट साइड में है। तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं डबल बॉन्ड के केस में तो वो ट्रांस आइसोमर बनाते हैं, दिस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एंड बिकॉज ऑफ दिस सिंस सेम ग्रुप्स आर इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन डायगनली, तो उससे क्या होता है उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। फिर ये तो देखिए बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp की हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी 180 डिग्री होगा, तो इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल जीरो होगा। यहाँ पे भी आप देखिए ग्रुप्स जो है वो म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो होगा, पर ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेम ग्रुप एक ही साइड है, और जब सेम ग्रुप एक ही साइड होते हैं तो उससे डाइपोल मोमेंट कम नहीं होता पर बढ़ जाता है। तो 33 में करेक्ट आंसर आएगा 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट देखिए हम तो देखिए CH4 का तो पहली बात जीरो होता है, NH3 का NF3 से ज़्यादा होता है, PCl3 का भी डाइपोल मोमेंट होता है पर NH3 से ज़्यादा नहीं होता, तो आंसर NH3 आएगा। उसके बाद फॉर BCl3, AlCl3 एंड GaCl3 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब आयनिक कैरेक्टर का जहाँ तक सवाल है, हम जानते हैं कि जितना बड़ा कैटायन होता है उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर जो है वो गैलियम का आएगा, तो शुड बी नो, गैलियम की साइज़ एल्यूमिनियम से छोटी होती है या, तो सबसे ज़्यादा आएगा शुड बी एल्यूमिनियम, फिर गैलियम और फिर बोरॉन, सो C इज़ द करेक्ट आंसर। अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल ऑफ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो देख लीजिए CCl4 का ज़ीरो होता है, BF3 का ज़ीरो होता है, CHCl3 का नॉन ज़ीरो होता है, NH3 का नॉन ज़ीरो होता है, H2 का नॉन ज़ीरो होता है, पर CHCl3 का बहुत कम होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा होगा वाटर का, वाटर हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल दिस मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो अब देखिए कार्बन सामने वाले जिस एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, जितनी छोटी उस एटम की साइज़ होगी बॉन्ड लेंथ भी उतनी छोटी होगी, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट CH बॉन्ड इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर में हमने देखा ही था कि जब एक ऐसा एटम होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अल्कली या अल्कली अर्थ मेंबर होता है, और सामने वाला दूसरा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करता है या उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, तो ऐसी जोड़ियाँ सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे CHCl आएगा। एंड बाकी तो आप ये देख के क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज CCl है, ClCl है, तो सेम तरह के एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो तो आप जानते हैं कोवेलेंट होते हैं, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, सो दिस इज ऑब्वियसली द ओनली आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज अ लीनियर मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लीनियर होता है, जिसकी वजह से उसके जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। वेल ऐसा पूछा जा रहा है, सो इट शुड बी CH2Cl2 आई गेस, बिकॉज वहाँ पे म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप्स होते हैं तो एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल दैट हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है बिकॉज इट्स हैज़ अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और सेम ग्रुप है। अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल XF3 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट, आइडेंटिफाई X मोस्ट लाइकली। तो बोरॉन आप जानते हैं, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं, राइट, बोरॉन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है ट्राइगोनल प्लेनर की वजह से। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, देखिए CCl4 का जीरो होता है, CO2 का जीरो होता है, इसका भी जीरो होता है। पानी का आप जानते हैं ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, सो वाटर इज गोइंग टू बी द आंसर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। Let us check question number 54, among the following molecule possessing highest dipole moment। तो A का तो ज़ीरो हो गया, B का ज़ीरो हो गया, ट्रांस का भी ज़ीरो होता है तो C आएगा। विच सब्सटेंस हैज़ द ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर। अब फिर से वही बात होती है कि अल्कली और अल्कली अर्थ सबसे अच्छा आयनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड बनाते हैं, तो इन सब में से BaCl2, ऊपर से बेरियम नीचे की तरफ आता है तो उसका आयनिक कैरेक्टर और ज़्यादा होता है, तो BaCl2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कैन फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप जानते ही हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम होना चाहिए, तो HBr करेक्ट आंसर आएगा, बिकॉज NaBr तो जो है वो आयनिक बॉन्ड बना देगा, Nn सेम एटम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा पर नॉन पोलर बनेगा, HH भी सेम एटम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा पर नॉन पोलर बनेगा, राइट। तो इस बात को आपको याद रखना है कि
जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर तब बनता है जब दो एटम जो अटैच हैं एक दूसरे के साथ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, ठीक है। और नॉन पोलर कब बनते हैं, जब इट्स द बॉन्ड इज फॉर्म ईदर बिटवीन द सेम एटम्स or between the atoms of minimum electronegativity difference, right? For example, there's a reason that most of the hydrocarbons are non-polar because the C and H bond, right? The C and H bond are obviously not, there isn't enough electronegativity difference between the C and H bond. Which has zero dipole moment, तो obviously BF3 फिर से आया। तो बार बार देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो आप याद रख लीजिए कि उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा ज़ीरो होता है, जैसे BF3 का हो गया, CO2 का हो गया, ठीक है। लेट अस चेक क्वेश्चंस फ्रॉम सम अदर टॉपिक। देखिए ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो सारी ज्योमेट्रीज दी हुई हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी जो है वो वन ऑफ द लास्ट टॉपिक आता है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। इट्स ऑल्सो अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कई बार पूछा जा चुका है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को लेकर क्वेश्चंस भी बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं नीट और JEE के एग्जाम्स में। और इसके शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाए थे किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, और ट्रिक्स भी थी कि किस तरह से कुछ सिंपल ट्रिक्स की मदद से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, या फिर वो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो देखिए पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म की सिंपल ट्रिक है, अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आप पैरामैग्नेटिक होंगे, और अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर है तो आप डायमैग्नेटिक होंगे, एक्सेप्शन छोड़ के B2 और O2। तो B2 के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद ये पैरामैग्नेटिक है। NO देखिए ऑड नंबर है, 7 और 8 15। CO देखिए 6 और 8 और इवन नंबर है, तो ये जो है आपका मॉलिक्यूल वो डायमैग्नेटिक आएगा। O2 आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, अगेन वही चीज़ हम जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। B2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, CO 6 और 8 14 इवन नंबर डायमैग्नेटिक, O2 -2 यानी 16 और 2 18 इवन नंबर डायमैग्नेटिक, NO प्लस 7 और 8 15 15 एक निकाल दिया 14, तो 14 आए इवन नंबर डायमैग्नेटिक। पर B2 भी इवन नंबर है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी इवन नंबर है, पर ये एक्सेप्शन है। इवन दो इट हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब आप जानते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक है वो सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करके वैल्यू पुटअप करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, उन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर सेम आएंगी जिनकी बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो यू कैन चेक CN- और NO प्लस को देखिए, CN- जो है C 6 है, N 7 है, 15 15 1 16, और NO को देखिए N 7 है, O 8 है, 15 15 1 निकाल 14, तो ये नहीं आएगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं होगा। O2 -1 देखिए, O2 16 और 1 17, CN प्लस देखिए 6 और 7 15 1 14, ये भी नहीं आएगा। NO प्लस और O2 माइनस देखिए N 7 O 8 यानी 15 और 1 निकाल दिया 14, O2 -1 16 होता है और 1 15, ये भी नहीं है। CN माइनस देखिए C 6 N 7 13 13 और 1 ही 14, और O2 जो है 16 होता है, 1 निकाल दिया 15। CN माइनस एंड CN प्लस देखिए, CN माइनस तो 6 और 7 13 13 1 14, CN और S C और N, तो C और N 6 और 7 13 और ये 12। या सो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर कब से आ सकता है, जब आपके पास जैसे 2.5 किसका आता है, 15 वाले का और 13 वाले का सेम आता है। तो डू वी हैव एनी एग्जाम्पल जहाँ पे 15 और 13 है, तो आई गेस दिस इज़ द करेक्ट आंसर, D आना चाहिए, यस। According to the molecular orbital theory, C2 - 2 is expected to be diamagnetic। ठीक है, C2 - 2 C2 यानी 12 12 और 2 14, नहीं, हाँ सही है, डायमैग्नेटिक आएगा। O2 + 2 is expected to have a longer bond length।
O2+2 देखिए 14 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है, राइट, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ O2+2 की कम होनी चाहिए। N2 प्लस N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो N2 प्लस के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, N2 माइनस के पास 15। ये दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। He+2 है सेम एनर्जी, H2 आइसोलेटेड, He+2 एटम। ठीक है, He2+ का नहीं, दैट्स ऑल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यूज़ फॉर द कंसर्न स्पीसीज। तो जैसा भी मैंने शॉर्टकट बताया आपको, सिंपली सबकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फाइंड कर लेनी, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स पे फाइंड कर लेनी और चेक कर लेना है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये भी आप देख सकते हैं, सिंपल तरीका है। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2-2 में 18 होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, O2+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। यू कैन कंपेयर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओ बॉन्ड लेंथ इन O2, H2, O2 एंड O3। तो O3 के अंदर तो देखिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में आएगा, डबल और सिंगल बॉन्ड के। O में डबल सिंगल बॉन्ड का आएगा और H2O2 में जो है थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर जो है ज़्यादा आएगा। इन He2 द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर सेम होते हैं, तभी जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होती है। तो आपको बस कैलकुलेट करना है। 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज 15 और 16 वाले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। 164 है, विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, तो He2 तो सबसे पीछे आएगा क्योंकि उसका तो 0 होता है, और O2+2 सबसे आगे आएगा क्योंकि उसका O2- से भी ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा है ना, आई गेस C2- होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, नाइट्रोजन के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय NO। इसका बॉन्ड ऑर्डर NO का दिखे तो N 7 और 8 15 का 2.5 सही है। डायमैग्नेटिक इन गैसियस स्टेट, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नहीं, न्यूट्रल ऑक्साइड तो नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रल ऑक्साइड में सिर्फ N2 आता है। ओके, और अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। इसको हम देखें तो स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो वो कंपाउंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, और अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो He+2 का काफ़ी कम होगा, O2+ का सबसे ज़्यादा होगा, तो उसकी बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई गेस C इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल स्पीसीज इज नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये बोलने की जगह कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, वो लोग आपको इनडायरेक्टली सवाल पूछेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अब जनरली वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है आपको किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2। अब देखिए जब कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए कि 2 मॉलिक्यूल हैं और दोनों के बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो उस टाइम पे आपको देखना है किसके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ऑब्वियसली वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आया 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे भी आप जानते हैं आपको सेम लॉजिक लगाना है, ऑड और इवन नंबर देखना है। तो ऑड नंबर में आपके मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, इवन नंबर में डायमैग्नेटिक होते हैं। सिर्फ इवन नंबर के लिए एक्सेप्शन है B2 और O2। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय, तो यहाँ पे भी आप जानते हैं कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, N2 डाया होता है, F2 डाया होता है, CO2 जो है उसका तो डाइपोल मोमेंट 0 होता है और वो पैरामैग्नेटिक भी नहीं होता। और N2F2 जो है वो हमारा शॉर्टकट से आ जाएगा। जैसे N2 है तो उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है तो डायमैग्नेटिक हुआ, और F2 जो है 18 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो भी इवन नंबर है तो वो भी डायमैग्नेटिक हुआ। ओके, सो आई गेस आज के इस टॉपिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए केमिकल बॉन्डिंग के, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको टू क्रैक योर एग्जाम्स ऑफ नीट एंड JEE। तो आप अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स पक्के करने की कोशिश कीजिएगा ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आए तो आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, अच्छे से आंसर कर पाएँ।
तो दैट इज़ वाई हर क्वेश्चन पे प्रॉपरली ध्यान देना, जहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसे अलग से नोट डाउन करना, जो आपने गलतियाँ की हैं उसे नोट डाउन करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं, एंड तभी आप इस एक्सरसाइज का सही फ़ायदा उठा पाएंगे, राइट। सो यही चीज़ आपको सारे चैप्टर्स के लिए करने जानी है, एंड आई होप श्योर दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।